एक छोटे से गांव श्यामपुर में गोपाल अपनी पत्नी सावित्री और बेटे मोहन के साथ रहता था। गोपाल के पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वह गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचने का काम करता था। उसी गांव में शहर से एक अमीर व्यापारी सेठ धनराज अक्सर अनाज खरीदने आया करता था। गांव के ज्यादातर किसान अपना अनाज उसी को बेचते थे। एक दिन अनाज खरीदते खरीदते धनराज को काफी देर हो गई। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो बहुत देर हो गई। अब इस समय शहर लौटना ठीक नहीं होगा। रास्ते में खतरा भी हो सकता है। लगता है आज रात गांव में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन किसके घर जाऊं? अगर किसी किसान के घर ठहरूंगा तो बाद में वही लोग मुझसे ज्यादा दाम मांगने लगेंगे। तभी सामने से गोपाल आता दिखाई दिया। उसने सेठ को देखकर कहा, अरे सेठ जी, आप अभी तक गांव में ही हैं? सब ठीक तो है? सेठ ने मन ही मन सोचा, गोपाल तो सिर्फ सब्जियां बेचता है, इससे मेरा कोई व्यापार नहीं है। अगर इसके घर रुक जाऊं तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे इस गोपाल की मदद लेनी चाहिए। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ गोपाल, देखो ना, शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात के रास्ते में भी पता नहीं कोई चोर मिल गए, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। गोपाल ने कहा, अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे घर ही चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। सेठ बोला, नहीं नहीं गोपाल, तुमने कह दिया, इतना ही काफी है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना। तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी, रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है, आप एक कमरे में रह जाना। मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ धनराज को लेकर गोपाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। सावित्री ने कहा, जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही तो बात है। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है। आपने ठीक ही किया। वैसे मैं खाना बनाने जा रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ। वो भी तो भूखे ही होंगे ना। गोपाल बोला, हाँ भाग्यवान, उनके लिए भी खाना बना दो। सावित्री खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ धनराज एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन, अच्छा, सेठ ने कहा, गोपाल, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा धन्यवाद। गोपाल बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाइएगा। सेठ वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूँ, गोपाल के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा, और वैसे भी गोपाल मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ गोपाल के पास जाता है और उसे बोलता है, गोपाल, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। उस दिन भी सावित्री सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलने लगा।
अब सेठ धनराज ने अपने रहने का ठिकाना गोपाल के घर को ही बना लिया था। अब तो वह सीधे सीधे गोपाल के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही सेठ धनराज गोपाल के घर आकर बोलता है, अरे गोपाल, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। गोपाल ने कहा, जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। गोपाल अपनी पत्नी से कहता है तो सावित्री बोलती है, यह क्या है जी, अब यह तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, दो बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से यह सेठ आए दिन आ जाता है। यह नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। या उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। गोपाल बोला, अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने तो ना उन्हें, जरूरत है, बेचारे व्यापार करने गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वह हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है भाग्यवान, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे, वे खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो जबरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो भाग्यवान, अच्छा लगता है क्या? सावित्री ने गुस्से से बोला, आप भी ना बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो बार बार उन्हें आप घर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसे कि उनका ही घर है। यह तो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है। फिर सावित्री गुस्से से खाना बनाने लगती है। उसके बाद वह सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन सावित्री अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, मोहन के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर सब्जियां खरीदते हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप उस जगह सब्जियां बेच रहे हैं जहां लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप शहर जाकर सब्जियां बेचेंगे तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा और शहर में दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। गोपाल बोला, हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ, लेकिन भाग्यवान, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो कभी कभी आते आते तो बहुत वक्त हो जाएगा और इतनी रात में घर नहीं आ सकता, और शहर में कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। मैं कहाँ रुकूंगा? सावित्री बोली, जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर तो वही है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए, और मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि वह सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते हैं या नहीं। गोपाल बोला, हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा, वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं, वो मुझे अपने घर पर जरूर रुकने देंगे। वैसे भी वह इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो मुझे क्यों मना करेंगे? सावित्री बोली, आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि वह आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको ज़रूरत थी तो वह मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वह आपके काम नहीं आएंगे। गोपाल बोला, नहीं भाग्यवान, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना,
अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वह भी मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए ज़रूर कहेंगे और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। सावित्री ने कहा, देखते हैं कि आप सही निकलते हो या मैं। फिर दूसरे दिन गोपाल सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहां सब्जियां बेचने लगता है। ताज़ा सब्जी होने के कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। गोपाल खुश हो जाता है। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। गोपाल सेठ धनराज के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी उसे रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम, किससे मिलना है? गोपाल ने कहा, मैं गोपाल हूँ, श्यामपुर से आया हूँ, मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा है उसका नाम गोपाल है, उसे आपसे मिलना है, क्या उसे अंदर भेज दूँ? सेठ धनराज बोला, अरे नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे अंदर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर गोपाल से कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। गोपाल बोला, ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बताओ और कहो ना कि मैं श्यामपुर से आया हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो अक्सर हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। चौकीदार बोला, ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके आता हूँ। वो आदमी फिर से सेठ जी के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, कोई श्यामपुर का गोपाल यहाँ रुकने के लिए पूछ रहा है, क्या करूं? सेठ गुस्से से बोला, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, उसे बता दो यहाँ पर मैं ऐसे भिखारी को अपने घर पर नहीं रख सकता। वह एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला गरीब और भिखारी है, उसकी औकात नहीं है वह मेरे घर में पाँव रखने की। और क्या मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर चला आया? उसे बाहर से ही भगा दो। चौकीदार को यह सुन बहुत बुरा लगता है और वह गोपाल से जाकर कहता है, सुनो भाई, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते, यह छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही यह तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वह तुम्हें अपने घर पर रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे यह कहा है कि मैं तुमसे कह दूं कि वह घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वह जानबूझकर यह कह रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूं। इन बड़े लोगों की नज़र में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब वो अपना असली रंग दिखाते हैं। गोपाल को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं इन सेठ जी को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चौकीदार बोला, फिक्र मत करो मेरे भाई, एक काम करो, मैं अभी घर पर ही जा रहा था, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात वहाँ काट लेना। फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना और याद रखना, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। गोपाल बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच कह रहे हो, मैं आइंदा याद रखूंगा। गोपाल उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। सावित्री बोलने लगी, मैंने तो आपको उस दिन ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आप आने दीजिए उस सेठ को,
उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा नाम भी सावित्री नहीं। गोपाल बोला, ऊपर वाला देखेगा और आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगा। आने दो उसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ धनराज उस गांव में आता है और उस दिन भी उसे शाम हो जाती है तो फिर गोपाल के घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। गोपाल अपने बेटे से कहता है, बेटा मोहन, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। मोहन बाहर जाकर सेठ को यही बोलता है। सेठ ने मोहन से कहा, अच्छा, तो गोपाल घर पर नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। मोहन जाकर अपने पिता से कहता है। सावित्री बोली, नीच कहीं का, इसे शर्म भी है या नहीं? उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकले यहाँ से। मोहन सेठ को जाकर यही कहता है। सेठ धनराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोपाल, उसकी पत्नी और उसका बेटा नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तभी उनकी नाव पानी में डूब जाती है। गोपाल और सावित्री पानी के प्रवाह की चपेट में आ जाते हैं। वह तैरना नहीं जानती, इसलिए वह पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग गोपाल के बेटे मोहन को बचा लेते हैं, लेकिन गोपाल और सावित्री को बचा नहीं पाते। गांव वाले मिलकर गोपाल और सावित्री का अंतिम संस्कार करते हैं। मोहन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। गांव के लोग आकर मोहन को खाना देते थे, वह अपने घर में अकेला बैठा रहता। एक दिन उस गांव में फिर से सेठ धनराज आता है। उसे गोपाल और उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है तो सेठ सोचता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ दोनों मर गए। उसी दिन मुझे घर में रहने के लिए मना किया था ना, उसे तो यह सजा मिलनी ही थी और ऊपर वाले ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। गोपाल के घर पर मेरी कब से नजर थी, अगर वह घर अब मेरा हो जाए तो मैं यहाँ रहकर अच्छे से व्यापार कर सकता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ी मैं गोपाल के घर पर रुक सकता हूँ। मुझे उसके घर पर कब्जा करना होगा, उसके लिए मुझे उसके बेटे से मेल जोल बढ़ाना होगा। एक बार उसका बेटा मेरी बातों में आ गया तो मैं उसके घर पर कब्जा कर सकता हूँ। यही सोचकर सेठ गोपाल के घर जाता है और मोहन से बड़े ही प्यार से बात करता है और आसपास के लोगों से कहता है, मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना कठोर दिल है, इस छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। गोपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा घर है और बेटा मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगा बेटा। गांव वाले और मोहन उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और मोहन खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। शहर आने के बाद सेठ की पत्नी प्रमिला सेठ से कहती है, यह किस भिखारी को उठा लेकर आए हो? इसकी हालत देखी है? कौन है यह लड़का? सेठ बोला, अरे प्रमिला, यह लड़का गोपाल का लड़का है। गोपाल और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस गांव में गोपाल का एक घर है जिस पर मेरी कब से नजर है। मैं इस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूँ, मेरे ठहरने के लिए वह मुझे घर चाहिए। और तो और मैं उस जमीन पर भी व्यापार कर सकता हूँ, वहां पर मैं अपने गोदाम बनवा सकता हूँ और उसके लिए मुझे इस मोहन को वहां से निकालना था, इसलिए मैं उसे अपने पास लेकर आया हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूँ। यह जीवन भर हमारी गुलामी करेगा और वह भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करवा सकती हो और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। यह हमारे लिए मुफ्त का नौकर है, ऐसा ही समझो। प्रमिला ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मुझे यह लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वह इसके साथ रहेगी तो वह भी इसके जैसा बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। यह देहाती और गंवार है, हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी ही हो जाएगी। इसकी और हमारे बच्चे की कोई बराबरी नहीं है।
मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। सेठ धनराज बोला, प्रमिला, लेकिन मैं क्या करूं? यह बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रखा तो वह घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा और मुझे किसी भी हालत में वह घर और वह जमीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती प्रमिला, इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हमारा व्यापार और बढ़ सकता है। प्रमिला बोली, अगर आपको वह घर चाहिए ही तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं बाहर छोड़ आओ। सेठ बोला, यह बात तो मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन यह बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ नहीं। यह बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो यह कैसे न कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। प्रमिला ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंक आइए। वो अपने हाथ पैर खोलकर तो वहां से भाग नहीं सकता ना। और तो और जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ प्रमिला, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। सेठ धनराज मोहन के पास जाकर उसे कहता है, बेटा मोहन, तुम्हें ना ननिहाल में तुम्हारी नानी बुला रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मोहन अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ उसे जंगल ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उसे वहां छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। मोहन जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी हीरालाल वहां से गुजर रहा होता है और मोहन की आवाज सुनकर उसके पास आके उसे कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें किसने बांधा? रुको, मैं अभी खोलता हूँ। हीरालाल मोहन को खोल देता है और उससे पूछता है, अब बताओ बेटा, तुम्हारी यह हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मोहन रोते हुए बताता है, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ आकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे। बस मुझे इतना ही पता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। हीरालाल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे को ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की ज़रूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज अगर तुम मुझे मिले हो तो इसके पीछे ज़रूर ईश्वर की कोई लीला है। वो भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहो। मोहन बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर अपने घर लेकर गए थे, बेटा बनाऊंगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनकी कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो। आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। हीरालाल ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख के कहा, बेटा, अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं यहाँ आकर तुम्हें खोलता नहीं ना। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। एक बार मेरे घर पर तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने सारे गम भूल ही जाओगे। चलो बेटा। मोहन हीरालाल पर भरोसा कर लेता है और उसके घर चला जाता है। हीरालाल की पत्नी यशोदा मोहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हीरालाल ने कहा, देखो भाग्यवान, मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से यह यहीं रहेगा। यह हमारा वारिस है, हमारा बेटा है। और हीरालाल यशोदा को सारी बातें बताता है। यशोदा को मोहन के बारे में सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन वह बहुत खुश हो जाती है कि उसे उसका वारिस मिल चुका है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन हमारे घर जो बाबा आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वह इसी के बारे में बात कर रहे थे।
हाँ यशोदा, मुझे भी लगता है। बेटा मोहन, तुम्हें यह घर कैसा लगा? तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना? मोहन बोला, हाँ सेठ जी, यह घर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ रहूँगा, आप बहुत अच्छे हो। हीरालाल बोले, बेटा तुम ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। यह तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेठानी नहीं कहोगे, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। मोहन खुशी खुशी वहां रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और समय के साथ मोहन अब बड़ा हो चुका है। मोहन सालों बाद अपने गांव जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनाज भरा पड़ा है। मोहन गांव के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी धनराज व्यापारी की जगह है। मोहन को पूरी बात याद आ जाती है और वह समझ जाता है कि धनराज ही वह आदमी था जिसने उसे पेड़ से बांधा था। मोहन घर जाकर हीरालाल को यह सारी बातें बताता है। हीरालाल ने कहा, अच्छा तो यह बात है। मैं उस धनराज को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो। तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वह जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना। तुम उसका घमंड चूर करोगे और उसका अहंकार तोड़ना एक ही उपाय है। उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो और जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है, उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी और कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर होगा जब उसकी खुद की औलाद उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। मोहन बोला, पिताजी मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। हीरालाल बोले, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? तुम सेठ हीरालाल के बेटे हो और वह धनराज एक नंबर का लालची आदमी है। जब हम उसके घर पर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो वह लालची आदमी मना नहीं कर पाएगा। उसकी हमारे सामने मना करने की कोई हैसियत है ही नहीं। फिर सेठ हीरालाल यही करता है। हीरालाल मोहन को लेकर धनराज के घर जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। धनराज यह सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पर आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आपके तो सामने सच में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। धनराज खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मोहन से कर देता है और शादी के बाद मोहन अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से और प्यार से रखता है। मोहन उसका दिल जीत लेता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से रह रही होती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी को धनराज के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनकर मोहन की पत्नी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ यह सब कुछ किया, आपकी जान लेने की कोशिश की और वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि वो आपका घर हथियाना चाहते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी नज़र में वो खूनी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप उस दिन बच गए, नहीं तो आज आप मुझे नहीं मिल पाते। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। वो मेरी नज़र में पूरी तरह से गिर चुके हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन धनराज अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो मोहन गुस्से से कहता है, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती। धनराज बोला, यह आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मोहन ने कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं हूँ। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहाँ से। आइंदा यहाँ पैर रखने की हिम्मत मत करना। धनराज ने कहा, यह आप क्या बोलते जा रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? मोहन बोला,
याद करो 20 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने गोपाल के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। धनराज बोला, यह सब बातें आपको कैसे पता। मोहन बोला, क्योंकि धनराज, मैं ही गोपाल का बेटा मोहन हूँ। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर आया था। तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आए। तुम्हें क्या लगा था धनराज कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। शायद तुम भूल चुके थे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने यह सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना। आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और अभी के अभी निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। धनराज यह सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी पत्नी से रोते हुए कहता है, प्रमिला, यह मेरे कर्मों की सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। आज मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची मुझे पिता कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रही है। इससे बुरी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आज मेरी संतान मेरे खिलाफ हो चुकी है। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या हो सकती है। इस तरह से धनराज ने लालच में आकर अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। अब वो खुद की नजरों में ही गिर गया और अपनी बेटी के भी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।